सत्ता में आज, लेकिन पहले उस कुर्बानी वाले कलेश की वीडियो कुंजी जो बकरीद की पूर्व संध्या पर और ज्यादा हो गया है। वैसे तो तनाव वाले रुझान अलग अलग शहरों से आए हैं, लेकिन टेंशन सबसे ज्यादा मुंबई की अलग अलग सोसाइटी में है। इसे हम आपको लगातार सत्ता में दिखा भी रहे हैं। अब बकरीद पर बवाल वाला नया एपिसोड मुंबई की 2 और सोसाइटी से रिलीज हुआ है। शुरुआत मुंबई के मीरा रोड पर बनी जेपी नॉर्थ सोसाइटी और पूनम एस्टेट क्लस्टर सोसाइटी से हुई थी, लेकिन अब इस कलेश की रेंज बढ़कर गोरेगांव और घाटकोपर तक पहुंच गई है। आज गोरेगांव में गोकुल धाम इलाके में बनी सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी में कुर्बानी पर जबरदस्त तनाव रहा और प्रशासन के नए आदेश आए। मुस्लिम पक्ष की मांग के बाद ये और ज्यादा बढ़ गया है, जबकि घाटकोपर की सागर पार्क सोसाइटी में भी भरपूर टेंशन है। सबसे पहले हम आपको गोकुल धाम के सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी में लेकर चलते हैं, जहां सोसाइटी के अंदर एक शेड बनाया गया था, जहां बकरीद पर कुर्बानी देने के पूरे इंतजाम किए गए थे। लेकिन सुबह से माहौल यहां ऐसा गर्म हुआ कि प्रशासन को कुर्बानी की इजाजत तक रद्द करनी पड़ गई। यहां तनाव तब बढ़ गया जब बीजेपी नेता और कई हिंदू संगठन के लोग पहुंचे। कहा वो इस सोसाइटी में कुर्बानी नहीं होने देंगे। उनका तर्क था कि सोसाइटी से सटा हुआ एक स्कूल है, जबकि पास में इस्कॉन मंदिर है, इसीलिए नियमों के आधार पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती। जबकि मुस्लिम पक्ष का यह तर्क था कि वो पहले भी यहां कुर्बानी देते आए हैं और अब भी देंगे, जिसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। अब बीएमसी ने एक बड़ा फैसला किया है। गोकुल धाम इलाके और पास की दूसरी सोसाइटी में रहने वाले स्थानीय लोगों के विरोध के बाद बीएमसी ने गोकुल धाम की सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी में कुर्बानी की इजाजत रद्द कर दी। इसके लिए बीएमसी के अधिकारियों ने पुलिस और लोगों के साथ बैठक की और ये फैसला लिया गया। अब बीएमसी का नया आदेश है कि बकरीद पर कुर्बानी केवल अधिकृत स्लॉटर हाउस यानी बूचड़ खाने में ही होगी। हालांकि सोसाइटी में शेड बनाए रख सकते हैं, लेकिन इसमें कुर्बानी नहीं दी जाएगी। अब नए आदेश से मुस्लिम पक्ष के लोग नाराज हैं और वो बीएमसी का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। बीएमसी का यह भी तर्क है कि बगल में स्कूल है, इसीलिए यहां कुर्बानी नहीं दे सकते। हालांकि मुस्लिम पक्ष ये बता रहा है कि वो पिछले कई वर्षों से सोसाइटी में कुर्बानी देता आया है। बीएमसी को सब पहले से पता था, तो अब नया आदेश क्यों दिया जा रहा है? हम इस वक्त सैटेलाइट गार्डन टावर के पीछे के भाग में खड़े हैं और यहाँ से ये हम आपको दिखाते हैं शेड, ये जो बांधा गया है इसके अंदर बकरों को रखने की व्यवस्था की गई है। अभी इसके अंदर 15 से 20 बकरे बताए जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है, जो हमारी अंदर शेड के केयरटेकर से बात हुई, कि 20-25 बकरे और आने वाले हैं। इसी का विरोध है। ये बगल में आप देखें स्कूल की बिल्डिंग है और ये स्कूल की बिल्डिंग जो है सेंट जेवियर स्कूल है। स्कूल से लगे हुए बाउंड्री वॉल के बगल में बकरों का ये शेड यहाँ पर बांधना और कुर्बानी करना, इसका जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। हमने कटिंग का परमिशन लिया है, बीएमसी ने हमको कटिंग का परमिशन दिया हुआ है। पिछले 25 सालों से, जब से हम ये बिल्डिंग बनी है, हम यहाँ रहते और पिछले 25 सालों से यहाँ कुर्बानी होती है। हर साल सबका, हिंदू मुसलमान का ध्यान रख के अंदर ही कुर्बानी करके, कोई भी ऐसा ओपन में कुर्बानी नहीं होती है। हम घर पे काट नहीं सकते हैं, हम घर पे काट नहीं सकते तो हम सोसाइटी के ओपन प्लेस में ही काटेंगे ना। लेकिन सोसाइटी का जो ओपन प्लेस है वो शेड में बंधा हुआ है। शेड से चारों तरफ से बंधा हुआ, ओपन से साइड चारों तरफ से, ऊपर से भी पूरा हर एक जगह से पैक है। हमारी सोसाइटी के अंदर कम से कम 4 से 5 आदमी लोग जो हिंदू फैमिली थी, उनको परेशानी नहीं आ रही थी। ABCD विंग, सारी विंग है, इनको 20 साल से परेशानी नहीं आ रही थी। ये 2 साल से परेशानी आ रही है। क्यों ये जातिवाद करने का मसला होता है? ये मैं ये चाहता हूँ कि हर सोसाइटी में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, एक डर का माहौल बनता है, बीमारी का माहौल बनता है, जिससे ये भी ग्रसित होते हैं, क्योंकि ब्लड सबका सेम है। हम लोग 2003 से हमेशा हो रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं था और अभी तक होते चले आया है। अब इस बार क्यों ऐसा मना किया जा रहा है, ये मेरे समझ में आने आ रहा है। देखिए, खुलेआम करना, बकरों की कुर्बानी देना, हम हमारे सब स्थानिक रहिवासी, हमारा सख्त विरोध है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्कूल से, यहाँ पे इस्कॉन के सेंटर से, और जो महानगर पालिका ने जो अलॉट की है जगह, उसी पे करना चाहिए। जो सर्कुलर है वो पढ़ के वो करेंगे, नहीं किया तो पूरी तैयारी के साथ कल रोड पे हम लोग सभी लोग, पूरा गोकुल धाम
यहाँ पे पूरा आर्य भास्कर रोड पूरा बंद किया जाएगा। ये जो कुर्बानी है लोगों का त्योहार है, मनाना चाहिए, लेकिन खुले में नहीं, जैसे मैडम ने कहा है। सैटेलाइट गार्डन सोसाइटी के जैसे घाटकोपर की एक सोसाइटी में भी तनाव की लहरें उठ रही हैं। नाम है सागर पार्क। हिंदुओं का दावा है कि पहले से तय हो गया था कि सोसाइटी में कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष के लोग यहां 40 से 50 बकरे लेकर आए। किसी भी हाल में यहां कुर्बानी नहीं होने देंगे। माहौल में गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए पुलिस के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। पर सुरक्षा यहाँ पर सोसाइटी में बढ़ा दी है। आपको परमिशन बिल्डर्स ने दिया होगा, मान लो दिया तो नहीं होगा, दिया होगा तो वो लाइफ लॉन्ग थोड़ी चलेगा वो। अरे साल आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा ना। पिछले साल भी बकरा कटा था। हाँ कटा था ना। कितने मुस्लिम फैमिली। आज हम आपको ये भी बताते हैं कि बकरीद पर कुर्बानी को लेकर 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा था। तब भी मुंबई की एक सोसाइटी में ऐसा ही विवाद हुआ था। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि कुर्बानी प्रशासन के द्वारा चिन्हित जगह पर ही हो सकती है। किसी भी सोसाइटी में बिना इजाजत जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान या खुले मैदान में भी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि बीएमसी या नगर निगम से जिन जगहों पर जानवरों की कुर्बानी के लिए लाइसेंस लिया गया है, कुर्बानी सिर्फ वहीं पर हो। भारत में कुर्बानी पर शहर शहर में कलेश है। वैसे इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम भी तय किए गए हैं। लेकिन आज आपको ये भी जानना चाहिए कि दुनिया के कई मुस्लिम देशों में कुर्बानी पर क्या नियम कानून हैं। जैसे यूएई में मोबाइल ऐप पर डिजिटल कुर्बानी की व्यवस्था बनाई गई है, जहां ऐप पर ही देखकर पसंद के जानवर चुने जाते हैं। इसके लिए ऑनलाइन भुगतान किया जाता है, फिर कुर्बानी का लाइव वीडियो कॉल पर ही दिखाया जाता है। कुर्बानी के बाद जानवर का मीट घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। तुर्की में नियम है कि कुर्बानी सिर्फ तय स्लॉटर हाउस और प्रशासन द्वारा बताए गए स्थान पर ही की जाएगी। इसके लिए पशु का स्वास्थ्य और उचित न्यूनतम उम्र का होना जरूरी है। इसी तरह सऊदी अरब में अदाई प्रोजेक्ट के पोर्टल से कुर्बानी की व्यवस्था है, जहां ऑनलाइन भुगतान के बाद डिजिटल कूपन मिलता है। इसके बाद तय मानकों के तहत कुर्बानी का सारा प्रबंध सरकार ही करती है। यहाँ भी रिहायशी इलाकों में कुर्बानी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा कतर में विदाम फूड्स नाम की सरकारी कंपनी है जो कुर्बानी की सारी व्यवस्था करती है। यहाँ भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जबकि कुवैत और ओमान जैसे मुस्लिम देशों में भी पब्लिक प्लेस पर खुली जगह पर कुर्बानी नहीं दी जा सकती। इसके लिए जिन बूचड़खानों को लाइसेंस दिया गया है, सिर्फ वहीं पर कुर्बानी हो सकती है। लेकिन भारत में इस पर अनलिमिटेड कलेश है। अगली खबर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल वाले हिस्से से है, जहां सरकार बदलने के बाद काफी हलचल बढ़ गई है। घुसपैठियों के खिलाफ शुभेंदु सरकार के एक्शन के बाद अब अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहने वाले बांग्लादेशी खुद से लाइन में लगकर बांग्लादेश वापस जा रहे हैं, और यह सब कुछ हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। मामला यह है कि अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रहने वाले बांग्लादेशी मुर्शिदाबाद और हकीमपुर सीमा से सटे इलाकों में पहुंच रहे हैं। पुलिस ने इन घुसपैठियों के लिए अस्थायी कैंप बना दिए हैं। यहां पहुंच रहे लोगों का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद वापस बांग्लादेश उन्हें भेजा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ और बांग्लादेश सुरक्षा बल के बीच हुई फ्लैग मीटिंग में यह तय किया गया है कि दोनों देश डिपोर्ट किए जा रहे लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। बताया जा रहा है कि 2000 के बाद से भारत में जन्मे बांग्लादेशी मूल के लोगों और रात के अंधेरे में तारबंदी पार कर भारत में घुसे लोगों को वापस भेजने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। कई ऐसे लोगों को भी सीमा पार भेजा जा रहा है जिनका जन्म कोलकाता या भारत के अन्य हिस्सों में हुआ है, लेकिन जिनकी नागरिकता और मूल पहचान को लेकर जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। इसमें से कई ऐसे घुसपैठिए हैं जिनके पिता भारत आ गए थे, उनका जन्म तो यहीं हुआ, लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं बन सकते। इनमें से कई लोग बांग्लादेश को जानते तक नहीं हैं, ना यहाँ ना वहाँ उनका कोई ठिकाना है। सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बढ़ा रही हैं और अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई का दावा भी कर रही हैं। भारत में जो बांग्लादेशी अवैध तरीके से बैठ रहे थे उनको डिपोर्ट का प्रोसेस चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो चेक पोस्ट है, ये चेक पोस्ट के बिल्कुल सामने उन लोगों को रखा गया है। इसके बाद इन लोगों का जितना सारा सामान है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा और उसके बाद उनको चेक पोस्ट से आगे जो बॉर्डर है वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
जो ऐसे लोग हैं जो कि 2000 से ज़्यादा है, मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर, अलग अलग जगह पे जो लोग हैं वो जो यहाँ पे पहुंचे थे, धीरे धीरे उनको बांग्लादेश में धकेला जा रहा है। डर के मारे वापस जा रहे हैं। डर के मारे मतलब यानी सब बांग्लादेश, तो दूसरा कंट्री का आदमी तो यहाँ पे नहीं रह सकता है ना, इसलिए अपना कंट्री में वापस जा रहा है। कैसे आए थे? किसी को पैसा देके रात के अंधेरे में कैसे आए थे? रात के अंधेरे में। कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास भारत का? और डर के मारे वापस जा रहे हैं क्या? हाँ, डर है। इतना ध्यान नहीं दिया कि डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, नेक्स्ट टाइम में इतना ज़रूरी होगा डॉक्यूमेंट। तो हम लोग इधर बड़ा हुआ, इधर काम करते थे, तो अब लोकल थाना से आके हम लोग का जो पाड़ा में आया था तो बोल रहा है कि 2002 साल से पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट है तुम्हारा मम्मी पापा का तो ही तुम लोग रह सकते हो, नहीं तो तुम लोगों को वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा। तो अभी आप बांग्लादेश जा रहे हैं? तो अभी हम लोग बांग्लादेश जा रहे हैं। मेरा जन्म यहाँ पे है और मेरा आपका भी जन्म यहाँ? हाँ, मेरा जन्म यहाँ पे है। मेरा पापा आया था, मेरा पापा का उम्र तब 10-12 साल। अच्छा। तो इधर आके मतलब सब एक साथ थे, तो अभी SIR चालू है तो इसीलिए अभी रह नहीं पा रहे हैं। तो तो क्या डर के मारे वापस जा रहे हैं? हाँ, डर के मारे वापस जा रहे हैं। पुलिस ने आप लोगों को कुछ कहा? हाँ, पुलिस ने पकड़ाव कर रहा है सब बांग्लादेशी को। कब आए थे यहाँ पे? बहुत पहले आ गए। कब? 30 हुआ। 30 साल पहले। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स कोई है आपके पास? डॉक्यूमेंट्स है, इन सब डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया। वैसे बीजेपी का रुख इस पर काफी क्लियर है। बीजेपी का कहना है कि घुसपैठियों को भारत छोड़ना ही होगा, जबकि TMC कह रही है कि बीजेपी को सिर्फ हिंदू मुसलमान करना आता है। बांग्लादेशी क्यों यहाँ रहेंगे? केंद्र सरकार की दिया हुआ सारे सुविधाओं की सुविधा ले रहे हैं, गरीब कल्याण योजनाओं का सुविधा ले रहे हैं। यहाँ भी उनको नागरिक बना करके, वोटर कार्ड, आधार कार्ड दे करके, वोटर बना करके उनको वोट लिया जाता था, उनको सारी सुविधाएं दिया जाता था। अपने आप अपना देश चले जाए तो अच्छी बात है, जितना दिन कमाया खाया शुक्रिया उसके लिए, और नहीं तो फिर सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो अगर अब इस तरीके से आए थे उसको बांग्लादेश में भेजा जाए, ये तो बराबर ही था। ये लोग अभी ये बीजेपी का सरकार बनने के बाद ये जो हिंदू मुसलमान घुसपैठिया ये सब इश्यूज उठाया जाएगा, यही तो बीजेपी का लाइन है। पूरा जो अनुप्रवेशकारी है या जो मुस्लिम है रोहिंग्या है उनके लिए ये बनाया गया। कोई भी हिंदुओं का, कोई भी बुद्धिस्ट का, कोई भी जैनों का, सिख का, कोई भी क्रिश्चियन का, यहाँ पारसी का डरने का कोई बात नहीं है। ये सब बांग्लादेशी है, उसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। और सत्ता में अब बात SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की करते हैं, जिस पर बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक खूब बवाल हुआ। चुनावों में केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ ये बड़ा मुद्दा रहा। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी और ये कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कसौटी पर खरा उतरता है। कोर्ट ने अपने निर्णय में ये माना कि चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया ने कानून का उल्लंघन नहीं किया। चुनाव आयोग को SIR करवाने का अधिकार है। इसका संबंध स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक लक्ष्य से था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक SIR ना तो सीधे तौर पर जनप्रतिनिधित्व कानून के विपरीत है और ना ही ये निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन करता है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने यह भी माना कि चुनाव आयोग मतदाता पंजीकरण के लिए पात्रता निर्धारित करने को लेकर नागरिकता संबंधी सीमित जांच कर सकता है, लेकिन वो नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं कर सकता। आयोग का कोई भी निष्कर्ष केवल चुनावी उद्देश्यों के लिए प्रभावी होगा और किसी व्यक्ति की नागरिकता संबंधी दावों को समाप्त नहीं करेगा। जून 2025 में बिहार से शुरू हुई SIR प्रक्रिया अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। इस दौरान 7.41 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 2.89 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश से कटे हैं। SIR विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो राजनीतिक कलेश भी शुरू हो गया। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह
विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई। इस लोग को इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है नॉन सिटीजन मुताबिक, और नॉन सिटीजन बोलने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। ये SIR संवैधानिक है या नहीं है, ये तो विवादित है। जिस ढंग से इलेक्शन कमीशन ने लागू किया, खास तौर से ज्ञानेश कुमार जी ने लागू किया, मुद्दा तो वो था। SIR को सब्जेक्टिव कैसे देख सकते हो जी? जब आप केरल में जीतते हो तब तो कहते हो SIR ठीक है, और कहीं हारते हो तो कहते हो SIR ठीक नहीं है। ये तो आपका दृष्टिकोण ही ठीक नहीं है ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SIR पर फैसला दे दिया है। अब विपक्ष को SIR को लेकर के सवाल खड़े करने का काम बंद कर देना चाहिए। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा जो उसमें पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी ठीक नहीं है, पार्शियलिटी गलत है। उसमें चिन्हित करके लोगों के साथ कार्रवाई की जा रही है, ये गलत है। इसका निश्चित तौर से हम लोग पूरे देश के अंदर आप देखिए, जो सही चीज़ है वो काम करें, सही के साथ पूरा देश खड़ा है, पर जो गलत हो रहा है वो गलत है। सत्ता में आगे बढ़ते हैं उस खबर के साथ जो देश के लाखों माता पिता से जुड़ी हुई है। CBSE की परीक्षा में कैसे नंबर वाला खेल हो रहा है, कैसे गलत आंसर शीट वाला गोलमाल हो रहा है, इसकी पूरी कहानी आज हम पीड़ित छात्रों की जुबानी आपको बताने वाले हैं। सत्ता के सभी न्यूज मित्र ध्यान से इस पूरी खबर को देखिए और ये जानिए कैसे छात्रों के भविष्य के साथ, छात्रों के सपनों के साथ लापरवाही हो रही है। CBSE विवाद पर सत्ता की 2 कुंजी के जरिए पूरे विवाद को हम आपको बताएंगे। पहली कुंजी में छात्रों के साथ मार्क्स वाले धोखे की मिस्ट्री को सुलझाएंगे। कई छात्रों ने TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर यह बताया कि कैसे उनके साथ धोखा हुआ है। एक छात्र की ओर से तो CBSE को लीगल नोटिस तक भेजा गया है। CBSE वाली दूसरी कुंजी 3 भाषा नीति से जुड़ी हुई है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CBSE को नोटिस भी भेजा गया और जवाब भी मांगा गया। आपको बताएंगे इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से तीखे सवाल पूछे हैं। पहले बात करते हैं CBSE के गोलमाल से पीड़ित छात्रों की, जो सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे हैं। छात्र का नाम है मोक्ष यादव, जिसका आरोप है कि CBSE की ओर से उसकी इंग्लिश की कॉपी बदल दी गई, मतलब दूसरे छात्र की कॉपी दी गई। आपको बता दें कि मोक्ष यादव को 12वीं में 72% नंबर मिले हैं, लेकिन इंग्लिश में सबसे कम 33 अंक मिले। रिजल्ट के बाद मोक्ष ने अपनी आंसर शीट के लिए अप्लाई किया। जब आंसर शीट देखी तो हैरान हो गया। वो आंसर शीट मोक्ष की है ही नहीं। मोक्ष को किसी दूसरे छात्र का आंसर शीट दे दिया गया। उसने दावा किया है कि अगर सही तरीके से उसकी कॉपी चेक हो तो इंग्लिश में 60 से ज्यादा नंबर मिलेंगे। पूरी कहानी क्या है, आपको कुछ पॉइंटर्स में आइए बताते हैं। CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है। दिल्ली के 12वीं के छात्र मोक्ष यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कहा है कि री-इवैल्यूएशन के दौरान दूसरे छात्र की आंसर शीट उसे दी गई। छात्र की ओर से CBSE को कानूनी नोटिस भेजा गया है। अंग्रेजी में कम अंक आने के बाद आवेदन किया गया था। स्कैन कॉपी और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया गया था। लीगल नोटिस में कई आरोप लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि CBSE की ओर से भेजी गई स्कैन कॉपी में केवल पहला पेज था, बाकी सभी पेज किसी अन्य छात्र की आंसर शीट के थे। पहले पेज पर विषय और छात्र की जानकारी सही थी, आगे के पन्नों की हैंडराइटिंग पूरी तरह अलग थी। दूसरे छात्र ने ब्लैक इंक का इस्तेमाल किया था, जबकि मोक्ष यादव ने परीक्षा में ब्लैक इंक का उपयोग नहीं किया था। आप सोचकर देखिए, एक छात्र के लिए ये कितना बड़ा सदमा है। मोक्ष की तरफ से एडवोकेट विनीत जिंदल ने CBSE और एजुकेशन मिनिस्ट्री को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि इस घटना से छात्र को मानसिक तनाव हो रहा है। CBSE छात्र की वास्तविक आंसर शीट उसे उपलब्ध कराए, जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, सही उत्तर पुस्तिका का निष्पक्ष पुनर्मूल्यांकन कराया जाए, सभी रिकॉर्ड और डिजिटल लॉग सुरक्षित रखे जाएं। यह स्पष्ट किया जाए कि दूसरे छात्र की कॉपी उसे कैसे भेजी गई। नोटिस में सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यह कहा गया है कि अगर 2 दिनों के भीतर समाधान नहीं हुआ तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छात्र मोक्ष यादव का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उसने लापरवाही की पूरी कहानी को बयां किया है। आंसर शीट और मार्क्स के साथ बताया है कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ है। तो भाई मैंने अपनी एक कॉपी CBSE से मंगाई थी। ये देखो, यहाँ तो मेरी हैंड राइटिंग है। CBSE से मेरे को भी ये कॉपी मिली है मेरी, यहाँ तो मेरी हैंड राइटिंग है और ऊपर मार्क्स भी 33 मिले हैं मेरे को बस, जबकि मैंने पूरा पेपर करा था। और अभी जब मैं पेपर चेक करने लगा तो देखा कि इसमें तो मेरी हैंड राइटिंग है ही नहीं।
इसमें तो मेरी हैंड राइटिंग कहीं पे भी नहीं आ रही है। फर्स्ट पेज पे रफ वर्क कर रखा है, उसके बाद मेरी हैंड राइटिंग है ही नहीं। मैंने ब्लैक पेन यूज़ नहीं करा, हर क्वेश्चन के बाद लाइन से डिवाइड करा था, जो कि इसमें नहीं कर रखा। और सिर्फ इसमें 12 पेज भरे हुए हैं, बाकी सारे आगे के ब्लैंक पेजेस हैं सारे के सारे। विवाद बढ़ने के बाद टीवी9 की टीम ने मोक्ष यादव से बात की। आप देखिए कैसे एक छात्र ने सीबीएसई की परीक्षा व्यवस्था की पोल खोल ली है। यादव हमारे साथ है, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनकी कॉपी भी चेंज हो गई है और इनका कहना है कि मेरी जो इंग्लिश की कॉपी है, वो जो मुझे स्कैन कॉपी दी गई है, वो मेरी है ही नहीं। मैंने इंग्लिश की कॉपी मंगाई थी अपनी, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे उसमें। बट जब मैंने कॉपी अपनी डाउनलोड करी स्कैन कॉपी सीबीएसई के पोर्टल से, तो वो मेरी कॉपी ही नहीं थी। फर्स्ट पेज जिसमें इंग्लिश कोर एंड सब्जेक्ट हम लिखते हैं वो मेरा ही था, बट आगे पूरी कॉपी ही किसी और की लगा रखी थी और किसी और के मार्क्स मेरे को लगे हुए थे। कहानी सिर्फ मोक्ष की नहीं है। इससे पहले वेदांत नाम के छात्र की आंसर शीट को लेकर बवाल हुआ था और भी कई छात्र हैं जो सीबीएसई की लापरवाही से नाराज हैं। टीवी9 संवाददाता ने कई छात्रों से बात की। उन्होंने क्या आरोप लगाया, आप सुनिए। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जिनकी सप्लीमेंट्री कॉपी जो है वो गायब है और तमाम ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जो ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं उनको बताते हैं, जो लापरवाही है सीबीएसई की उसको बता रहे हैं। बेसिकली अकाउंटेंसी के अंदर आई अप्लाइड फॉर माय फोटोकॉपी, जिसके अंदर मैं देखता हूँ कि मैंने जो 2 सप्लीमेंट्री यूज़ करी थी वो नहीं है उस पीडीएफ के अंदर, और जो मेन फाइल है उसके अंदर से भी 2 पेजेस मिसिंग है। मेरी 2 शीट आ गई आंसर शीट, लेकिन एक मैथ्स की नहीं आई। मैथ्स का भी नहीं आया? नहीं। इसमें बच्चा इतना मतलब बीमार हो गया, डिप्रेशन में हो गया, फिर बाद में चला तो ये तो चीज़ तो सब बच्चों के साथ ही हुई है। लिंक ही नहीं खुल रही है, कुछ लिंक वर्क नहीं कर रही। सीबीएसई की गलती है तो उन्हें ठीक करना चाहिए, वापस चेक करना चाहिए। कितने सारे बच्चों का गलत हुआ है। चेकिंग के लिए 1 हफ्ते से लगातार साइबर पे और पर्सनल फोन से ऑनलाइन हम दिन रात उसे भर रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। पेमेंट का वो ही नहीं आता उसमें। अगर वो मैनुअल चेकिंग होती है तो जो हमारे लिखने का स्टैंडर्ड है या हमारे वर्डों की क्वालिटी है वो सामने आती है, टीचर उसे चेक। कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर के लिए सब चीज एक बराबर है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, पूरा सेम, सिर्फ आंसर मांगा था, पूरा सेम है। यहाँ पर 1 नंबर दे रखा है। ये क्वेश्चन ये दिखा रहे हैं, हम आपको बड़ी स्क्रीन पर इसीलिए दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन इनका देखिए, इसमें 1 नंबर दिया है जबकि ये 2 नंबर का था। प्रॉब्लम ये है कि 3 सब्जेक्ट में उन्होंने मुझे फेल कर दिया है। पर क्वेश्चन का 25 रुपए। मिडिल क्लास फैमिली के लिए अभी मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है ये अभी भी। जो इंग्लिश का पेपर है मेरे बेटे का, उसमें क्वेश्चंस रादर आंसर्स के अगेंस्ट में जो मार्क्स दिए गए हैं वो फाइनल टैबुलेशन के साथ मैच नहीं करता है। सीबीएसई मामले पर राजनीति भी हो रही है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे इस धोखे का हिसाब कौन देगा, ये किसकी जिम्मेदारी है और कार्रवाई कब तक होगी। आज दोपहर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के पास न जवाब है, न जिम्मेदारी है, न शर्म है। 3 मुख्य बातें राहुल गांधी ने लिखी। सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर हो गई, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं। राहुल गांधी ने कोएम्प्ट कंपनी का नाम लिखा है। ये कहा है कि ये कंपनी वर्ष 2019 में तेलंगाना में ऐसे ही कारनामे कर चुकी है। नाम बदला लेकिन नियत वही और फितरत वही है। कोएम्प्ट को सीबीएसई का ठेका क्यों और किसके कहने पर दिया गया? CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized, and the Prime Minister of India has nothing to say. An independent judicial probe and an SIT are required to find out the real culprits behind this crime. We stand with the students and we are to help and protect you in any way we can. सीबीएसई से जुड़ी एक और खबर आज दिन भर चर्चा में रही। इसकी जड़ में सीबीएसई का एक सर्कुलर है जिसमें यह कहा गया है कि 1 जुलाई से कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी को नोटिस भेजा है। तीनों पक्षों से भाषा नीति पर जवाब दाखिल करने को कहा है। भाषा नीति लागू करने से जुड़ी व्यवस्था और तैयारियों पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। सरकारी वकील से पूछा गया कि क्या स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार किया है। सीबीएसई के सर्कुलर पर फिलहाल रोक लगाने से भी इनकार किया है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी।
दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और चेन्नई के 19 याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है। कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए तीसरी भाषा को अनिवार्य करने का ये पूरा मामला है। याचिकाकर्ताओं की आपत्ति है कि इस नीति से छात्रों पर अतिरिक्त शैक्षणिक दबाव बढ़ सकता है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में व्यवहारिक चुनौतियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं, छात्रों और अभिभावकों की भाषाई पसंद की स्वतंत्रता को भी ये नीति प्रभावित कर सकती है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की है कि इस नीति की संवैधानिक वैधता की समीक्षा की जाए। अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें कल का दिन दक्षिण भारत की राजनीति के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज जब कर्नाटक के मौजूदा सीएम एस सिद्धरमैया से मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस बारे में कल बात करूंगा। इस बीच कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने गुरुवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 28 मई को मुलाकात का समय मांगा है। सवाल यह है कि इस मुलाकात में क्या बात होने वाली है। डीके शिव कुमार से भी इस बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एक बार सुनिए दोनों ने क्या क्या कहा है। ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಸರ್, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತುಕತೆ? ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಸರ್, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತುಕತೆ? कांग्रेस के दोनों बड़े नेता इस्तीफे और नए सीएम पर भले ही चुप हो, लेकिन कांग्रेस विधायक आरबी देशपांडे ने दावा किया है कि कल सीएम सिद्धरमैया इस्तीफा दे देंगे। वहीं बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि अगर राहुल गांधी एक ओबीसी नेता को सीएम पद से हटाते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि वो ओबीसी विरोधी हैं। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा है कि कांग्रेस किसे सीएम बनाती है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये जन विरोधी सरकार है। कर्नाटक की राजनीति पर इतनी बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि कल सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार दिल्ली में थे। कर्नाटक के दोनों टॉप लीडर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं से मिले थे, जिसके बाद मीडिया में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। The CM has already decided to resign. I think he may resign tomorrow. MLAs who are there here wanted him to continue. But he said, I have given a word to High Command. I have to respect that word. And you will be the next CM of Karnataka, sir? I don't know. That High Command will decide. The administration is totally collapsed now. And I don't think that DK Shivakumar has got a magic wand to change this. Deterioration which has been started from Siddaramaiah is going to continue with Shivakumar. There is a lot of power-hungry people in Congress, and they are not bothered about the feelings of the people or the opposition, what we say. Our General Secretary AICC, who is in charge of Karnataka, Shri Randeep Surjewala ji, and he will, whatever he says, that we will all follow, because he represents the High Command. Whatever decision taken by the High Command, he will announce. See, it is the internal matter of the Congress party. They are very much fighting for the chief ministership, but DK was, there is a agreement. What last time he told, I will just kick and take. Now it is, I don't know whether it is kick and take or what. सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिमी एशिया के हालात की, जहां एक बार फिर युद्ध वाला संकट है। न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी शर्तों में ढील देने को तैयार है और न ही ईरान पीछे हट रहा है। 48 घंटे पहले अमेरिका की तरफ से ईरान पर जो हमले हुए, उसने युद्ध वाली आशंका को और बढ़ा दिया है। अब दोनों तरफ से युद्ध के दूसरे राउंड की तैयारी चल रही है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक जबरदस्त हलचल है। युद्ध वाली तैयारियों को लेकर बैठक हो रही है। अब से करीब 1 घंटे बाद रात 8:30 बजे राष्ट्रपति ट्रंप एक ऐसी ही बैठक करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें ईरान युद्ध होने पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। यानी आज रात ट्रंप ये तय कर सकते हैं कि ईरान पर हमला होगा या नहीं। वैसे ईरान ने आज ट्रंप के सामने 2 रेड लाइन खींच दी हैं।
एनरिच्ड यूरेनियम पर ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप सचिव अली बागेरी कानी ने बयान दिया, कहा कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा। वहीं हॉर्मूज पर IRGC ने वार्निंग दी कि इस रास्ते से दुश्मन देशों के जहाजों को नहीं गुजरने देंगे। ईरान ने लाइन क्लियर कर दी है, वो इन दो सबसे जरूरी मुद्दों पर नहीं झुकेगा। ईरान का यह भी मानना है कि उसे वॉशिंगटन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि अमेरिका के पास हमले के अलावा कोई विकल्प अब नहीं है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में भी हमले का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमले के लिए पेंटागन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार ईरान में बचे हुए टारगेट तबाह करने की तैयारी है। इसके लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने अहम टारगेट तय कर लिए हैं। सबसे पहले अंडरग्राउंड सैन्य बेस बर्बाद करने का प्लान है। इसके लिए अमेरिका पिछली बार से भी बड़े हमले कर सकता है। जैसे ही ट्रंप की हरी झंडी मिल जाएगी, ईरान पर हमले शुरू हो जाएंगे।